हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 78 है। 77 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या फिर किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरा टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, कल जो है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो है कि 2023 का कैलेंडर जो है कि जारी कर दिया गया। ठीक है, कल के डेट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का 2023 का जो भी एग्ज़ाम्स होगा उसका कैलेंडर जो है कि जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का प्रीलिम्स जो है कि 14 मई 2023 को है। ठीक है, तो आप लोग जो है कि टेस्ट सीरीज को देखिए। जिन लोगों ने अभी भी नहीं स्टार्ट किया है वो टेस्ट को स्टार्ट करें, टेस्ट नंबर 1 से, और टेस्ट नंबर 78 तक देखें और आगे भी वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। 14 मई 2023। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मराठा राज्य संघ का अंत हो गया? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्नवालिस। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मराठा राज्य संघ का अंत हो गया? तो किसके कार्यकाल में हुआ अंत? तो ये हो गया आपका किसके? लॉर्ड हेस्टिंग के। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817-18 के टाइम पे हुआ था, 1817-18 में, और मराठों को पराजित हो जाने पर मराठा राज्य संघ का अंत हो गया। देखिए, इस युद्ध के समय में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। और दौलत राव सिंधिया, नागपुर के अप्पा साहब, मल्हाव राव होलकर द्वितीय तथा पेशवा सभी जो है कि अंग्रेजों से क्या हो गए? पराजित हो गए थे। ठीक है, इसलिए जो है कि मराठा राज्य संघ का अंत हो गया। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे? पंजाब से, बंगाल से, मद्रास से, उत्तर प्रदेश से। देखिए, क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले जो प्रमुख समाचार पत्र हैं कौन? संध्या और युगांतर। देखिए, अगर हम बात करें संध्या की, तो ये बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान जो है कि 1906 में ब्रह्मवाधव उपाध्याय के द्वारा जो है कि संध्या अखबार शुरू किया गया था। अगर हम युगांतर की बात करें तो युगांतर जो है कि ये बांग्ला भाषा में प्रकाशित एक क्रांतिकारी पत्र था। इसका जो है कि स्थापना अरविंद घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। तो ये सब कहाँ से प्रकाशित होते थे? तो ये जो है कि बंगाल से प्रकाशित होते थे। बी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में स्वशासन या स्वराज्य की मांग को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा गया? कलकत्ता अधिवेशन 1906, लाहौर अधिवेशन 1929, लखनऊ अधिवेशन 1916, सूरत अधिवेशन 1907। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में स्वशासन या स्वराज की मांग जो है कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा गया? तो किस अधिवेशन में रखा गया? तो वो था आपका कलकत्ता अधिवेशन 1906। देखिए, ये प्रथम बार इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। और कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष भी वही थे, कौन? दादा भाई नौरोजी जी। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? 1935, 1910, 1905, 1911। देखिए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो वो किया गया आपका 1911 ईस्वी में। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1908 मद्रास अधिवेशन, 1907 सूरत अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन, 1905 बनारस अधिवेशन। देखिए, जो कांग्रेस थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। वो कौन सा अधिवेशन था? तो वो अधिवेशन था आपका 1907 का सूरत अधिवेशन।
इसमें जो है कि कांग्रेस जो है कि गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई और इसे ही हम सूरत विभाजन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में किसने अंग्रेजी के माध्यम में से शिक्षा की वकालत की? किसने किया? तो ये किए राजा राम मोहन राय जी। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए राजा राम मोहन राय ये आधुनिक विचारों के समर्थक थे। इन्होंने जो है कि भारत को परिचित कराने के लिए अंग्रेजी शिक्षा माध्यम की वकालत की थी और इन्हीं के विशेष प्रभाव के कारण लॉर्ड विलियम वेटिंग ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया। निम्नलिखित में कौन 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से संबद्ध था? विलियम वेटिंग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय। पूछा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से संबंध था किसका? तो ये था संबंध ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इनके प्रयासों से विडो रीमैरिज एक्ट जो कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब लाया गया? तो ये 1856 ईस्वी में ये बना था। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा जानकार था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम वेटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अरबी, फारसी और बंगाली भाषा का वो जानकार था? कौन गवर्नर जनरल था वो? तो वो था आपका वारेन हेस्टिंग। ये बी ऑप्शन आपका सही है। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स जो है कि ये प्राचीन विद्याओं तथा साहित्य के संरक्षण दिया था इसने और यह अरबी तथा फारसी जानता था और बंगला बोल सकता था, ठीक है। निम्न विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया? प्रिवी पर्स विवाद, केशवानंद भारती विवाद, ए.के. गोपालन विवाद, इनमें से कोई नहीं। देखिए बात की जा रही है प्रस्तावना की, जो हमारी उद्देशिका है प्रस्तावना है, ठीक है। इसको कौन से विवाद में जो सर्वोच्च न्यायालय है भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया, वो कौन सा विवाद था? तो देखिए पहले तो इन रे बेरुवारी का एक केस था 1960 का, ठीक है। इन रे बेरुवारी का केस था 1960 का। उसमें जो है कि उच्चतम न्यायालय ने बोला कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, मतलब कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इन रे बेरुवारी 1960 वाले केस में। लेकिन जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस है 1973 का, उसमें उच्चतम न्यायालय अपने ही पूर्व निर्णय को उलटते हुए यह बताया, मतलब यह मन यो किया कि उद्देशिका जो है कि संविधान का अंग है, ठीक है। और उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचा को देखते हुए। तो ये क्या पूछा जा रहा है कि मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया किसमें? तो ये किया केशवानंद भारती वाले विवाद में। इसमें तो 1960 में क्या बोला, ये इन रे बेरुवारी में कि संविधान का वो भाग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। लेकिन 1973 में जो केशवानंद भारती विवाद है उसमें जो है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने ही निर्णय को उलाटते हुए और बोला कि ये संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचा को देखते हुए। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। देखिए भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। किस अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1892, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा जो लोक सेवा आयोग है उसका गठन का प्रावधान किया गया? वो कौन सा अधिनियम था? तो वो अधिनियम था आपका भारत शासन अधिनियम 1919। इसके द्वारा जो है कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे,
इसकी अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसकी जो है कि अवधारणा यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अमेरिका नहीं है, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए यूएसए से और क्या क्या लिया गया है, तो यूएसए से उद्देशिका का विचार लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, वित्तीय आपात लिया गया है और न्यायिक पुनर्वालोकन लिया गया है। ठीक है, ये सब सारे चीज़ें यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने अवधि के लिए लागू रहता है? 3 माह, 6 माह, 4 माह, कोई निश्चित समय नहीं। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो कितने अवधि के लिए लागू रहता है। देखिए अध्यादेश होता क्या है, देखिए अगर संसद में कोई भी एक सदन नहीं चल रहा होता है, कोई भी एक सत्र नहीं चल रहा होता, या फिर दोनों सदन के सत्र नहीं चल रहे होते हैं, ठीक है, और उस टाइम पे राष्ट्रपति जी को ऐसा लगता है कि कोई नियम कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं कि अध्यादेश जारी कर देते हैं। क्योंकि देखिए जिस टाइम पे नहीं चलता है जो संसद के सत्र, अगर संसद के सत्र चलेगा तो संसद के सत्र में ही वो जो है कि बिल लाया जाएगा, बट नहीं चल रहा है तो उस टाइम पे राष्ट्रपति जी क्या करते हैं कि अध्यादेश जारी कर देते हैं। इनके पास पावर दिया गया है अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है, और ये जो है कि अध्यादेश जारी करने के बाद से वो क्या बन जाता है, वो नियम और कानून बन जाता है। और यदि 6 महीना के अंदर उसको, जैसे बिल पारित होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, वैसे पारित नहीं हुआ तो वो फिर जो है कि मतलब नियम नहीं रहता है, ठीक है, उसके 6 महीना के अंदर अंदर ही उसको पास करवाना जरूरी है, अदरवाइज फिर वो जो है कि काम नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। और देखिए ये तो राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं 123 अनुच्छेद के द्वारा, लेकिन राज्यपाल जी 213 अनुच्छेद के द्वारा जारी करते हैं, ठीक है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, यह कथन किसका है? N.A. पालकीवाला, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, ग्रैनविल अस्टीन। बोला जा रहा है कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। यह किसने बोला है? तो ये बोला है N.A. पालकीवाला ने। प्रस्तावना को, जो प्रियम्बल है हमारा, जो उद्देशिका है, उसको जो है कि भारतीय संविधान का परिचय पत्र बोला है N.A. पालकीवाला ने। देखिए इसके कई सारे लोगों ने कई सारे चीज़ें यूज किया है इसको, कि किसी ने कहा है कि यह संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है, जो हमारा संविधान का प्रस्तावना है। किसी ने कहा है कि संविधान की ये मूल आत्मा है। किसने कहा है? तो यह न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी ने कहा है। किसी ने कहा है कि राजनीतिक जन्मपत्री है, वो किसने कहा है? तो वो K.M. मुंशी ने कहा है। ये सब सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 239 के अंतर्गत, अनुच्छेद 219 के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है किसके तहत? तो देखिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1992 में। उसके बाद से संविधान में एक नया भाग 9 और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और जो अनुच्छेद 243 है इसमें जो है कि ए से लेकर के ओ तक जोड़ा गया, और इसके अंदर पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, एंड न्यायपालिका पर कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो इसमें जो है कि जो विधायिका होती है उसका जो है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19। संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा? तो वो जो है कि अनुच्छेद 17 के द्वारा। देखिए अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत का उन्मूलन किया गया है अनुच्छेद 17 में, यह संविधान के लिखा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है कि विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार है,
अनुच्छेद 21 में क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार है। और अनुच्छेद 19 में ये स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? चुनाव आयोग अधिनियम, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। पूछा जा रहा है कि संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत किया गया है? तो देखिए, भारत में राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसके अंतर्गत जो है कि पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक हैं उसमें जो संविधान का अनुच्छेद 40 है उसके तहत जो है कि राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? बलवंत राय मेहता समिति की, अयंगर समिति की, स्वर्ण सिंह समिति की, ठक्कर समिति की। पूछा जा रहा है किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हैं शामिल किए गए। देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो मूल कर्तव्य थे नहीं। ठीक है, ये जो है कि बाद में मूल कर्तव्य संविधान में ऐड किया गया। तो ये जो है कि किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 4 के ए है उसके तहत अनुच्छेद 51 के ए जोड़ करके इसके अंतर्गत नागरिकों को मूल कर्तव्यों का शामिल किया गया है। और ये कब किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 1976 में हुआ था, तब किया गया। और ये जो है कि स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पे ये किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन कि स्वर्ण सिंह समिति के। अच्छा, मौलिक कर्तव्य हमारे कितने हैं आज की डेट में? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष मतदान से। पूछा जा रहा है कि जो भारत के राष्ट्रपति जी हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार होता है? ठीक है, तो किस प्रकार होता है? तो इनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष मतदान से। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। और ऐसे निर्वाचन को हम क्या कहते हैं? जो ऐसा निर्वाचन होता है वो जो है कि अप्रत्यक्ष मतदान होता है। और ये जो है कि निर्वाचन में जो मतदान होता है वो सारे गुप्त होते हैं। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 54 क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 54 ये कहता है कि निर्वाचक गणों में कौन कौन शामिल है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और जो राज्य के विधानसभाएं हैं उसके भी निर्वाचित सदस्य जो है कि इनको वोट दे करके राष्ट्रपति चुनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कल आप लोगों से, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में डाली गई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। भारत में प्रथम रेल लाइन जो है कि किसके शासनकाल में डाली गई? तो उस टाइम पे शासन था लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, इसके टाइम पे जो है कि रेल लाइन डाली गई। और इसी के टाइम पे पहली बार जो है कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर जो है कि रेल चलाई गई। ठीक है, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। पूछा जा रहा है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करते वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए,
एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।